जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। तो आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो पहले हम उसका थ्योरी को बढ़िया से जान लेते हैं, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। तो अपवर्तन का नियम कहता है क्या है? तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? तो दो नियम होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट क्या कहता है और सेकंड क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो कहता है वो है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आपको हम अब समझाते हैं फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कहने का मतलब यह इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है। यह है पहला रूल, पहला नियम यही कहता है। तो पहला नियम आप जान गए। तो सेकेंड नियम क्या कहता है? तो सेकेंड नियम का खोज 1621 ईस्वी में स्नेल के द्वारा किया गया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्नेल ने किया था, इस चीज का कहा गया, स्नेल का नियम कहा गया। तो स्नेल के अनुसार, किसके अनुसार? स्नेल के अनुसार स्नेल ने कहा था कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन जया और अपवर्तन जया का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है? यानी ये मान लो मेरा कोई विशेष प्रकाश है, इसका जो रंग है विशेष है, ठीक है, तो इसकी जो आई है और आर जो है, इसका जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि साइन आई, ठीक, और साइन आर, साइन आई और साइन आर जो है क्या होता है? नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कब? जब प्रकाश का रंग की आपतन जया, किसी विशेष रंग की आपतन जया और अपवर्तन जया का अनुपात कांस्टेंट होगा। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कहता है स्नेल का नियम। क्या कहता है? स्नेल का नियम भी कहता है। और कहता है कि इस नियतांक जो है, यानी जो ये आप समझ गए कि साइन आर क्या है? साइन आई और साइन आर नियतांक है, यानी कि इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यमों का, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यमों का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है साइन आई और साइन आर, ये तो पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, जैसे कि ये जो हो गया हवा पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, इसका जो कांस्टेंट जो है, ये जो नियतांक जो है, इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो अपवर्तनांक है किस माध्यम का है? तो दूसरे माध्यम का। किस माध्यम का? तो दूसरे माध्यम का ये अपवर्तनांक होता है। ठीक है, इसी चीज को हम लिखते हैं क्या? लिखते हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर बटा में म्यू। म्यू जो है क्या है? एक अपवर्तनांक है। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। अब आपको देगा, ठीक है, ये एंगल देगा और ये एंगल देगा, पूछेगा इस मीडियम का यानी कांच का अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, आपको दो माध्यम देगा, हवा दिया है, कांच दिया है, और आपको साइन आई साइन आर देगा और पूछेगा कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो आप यहाँ वैल्यू को पुट करके अपवर्तनांक क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा और थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कराते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल। हमने आपको थ्योरी को बहुत बढ़िया से समझाया, अब आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ग्लास स्लैब में। ग्लास स्लैब में हम दिखाते हैं कि रिफ्रैक्शन जो होता है वह कैसे परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, इसका लेटरल शिफ्ट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह अभी आपको हम सिखाने वाले हैं। तो उसके पहले सबसे पहले आपको ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा?
ग्लास स्लैब, आप देख पा रहे हैं इस तरह का ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक A4 साइज़ का वाइट पेपर शीट लेना पड़ेगा। उसके बाद स्केल और प्रोटेक्टर, उसके बाद आपको कंपास, पेंसिल एंड ETC। तो चलते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्लैब को सेंटर में रख करके उसका आउटलाइन खींचना है। जब आउटलाइन हम लोग खींच लेंगे तो ग्लास स्लैब को हटा देते हैं और जो इसका कर्नर है, थोड़ा सा कर्नर को क्या करते हैं, मीट कर देते हैं। कर्नर को मीट करने के बाद अब हम लोग सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं। इसके सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं। उसके बाद यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी अभिलंब खींचते हैं। डॉटेड लाइन के द्वारा एक नॉर्मल खींचते हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर की सहायता से, तो सेट स्क्वायर है लेकिन सेट स्क्वायर के अंदर प्रोटेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ एक 90 डिग्री है, तो इधर हम उल्टा चलते हैं क्योंकि इधर से लेते हैं, लेकिन हम इधर से ले रहे हैं। 10, 20, 30, 40, ठीक है, 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इस 45 डिग्री को इंसिडेंट एंगल मार करके हम लोग इस बिंदु से क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ये मेरा इंसिडेंट एंगल है। अब यहाँ से डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। हमने इंसिडेंट एंगल को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर स्लैब को उसकी आउटलाइन के ऊपर रखते हैं, और हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस रेड पिन को लगभग 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। एक यहाँ आएगा, एक यहाँ चला जाएगा बहुत, तो पहले इसको यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद 5 सेंटीमीटर मेजर कर लो। यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और पिन को क्या करेंगे, पिन अप करेंगे। हम लोगों ने 2 पिनों के इधर एक साइड पिन अप कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेड पिन वाले के एकदम स्ट्रेट लाइन में स्लैब में देख करके क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्लैब में से देख करके ही हम लोग रेड पिन को क्या करेंगे, पिन अप करेंगे। स्ट्रेट लाइन के, सॉरी, रेड पिन के एकदम सीधी रेखा में ग्रीन पिन को पिन अप किए हमने, और उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और पिन को पिन अप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेड वाले के एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा में हम लोगों ने पिनों को पिन अप कर दिया है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो ग्रीन पिन है रेड पिन को पूरी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो अब आपको इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। आप देख रहे हैं कि जो रेड पिन है इसके जस्ट सीधी रेखा में ही, एकदम उसकी सीधी रेखा में क्या है, ग्रीन पिन है। ठीक है, एकदम उसकी सीधी रेखा में है, नहीं, रेड वाले को ग्रीन ने क्या किया, पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो क्या इससे क्या होता है कि जो मैंने ग्रीन पिन को पिनअप किया है एकदम रेड पिन के क्या है, सीध में, क्या है, रेड पिन के सीधा है। ठीक, आप देख पा रहे हैं। अब आपको हम इस पिन को
यहाँ से निकाल करके इसका एक रे डायग्राम रे खींचते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने पिनअप किया था क्या उसी सीधी रेखा में है या फिर उससे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। यदि परिवर्तन हुआ है इसका मतलब कि यहाँ से रे जब दूसरे माध्यम यानी स्लेब से होकर गुजरता है तो उसके जो डायरेक्शन होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। तो देखते हैं कितना परिवर्तन आता है। चलिए, तो हम पहले स्लेब को यहाँ से रिमूव करते हैं, उसके बाद पिन को भी यहाँ से रिमूव करते हैं, इस पिन को भी यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये पॉइंट क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, तो हमें एक पॉइंट और मिला स्लैब के ऊपर, इसलिए बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये हमारा था इंसिडेंट रे और ये मेरा है इमर्जेंट रे। तो मेरा रिफ्रैक्शन रे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन रे को क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दो बचे हैं, तो इन पॉइंटों को जब मीट करते हैं तो मेरा ये होता है रिफ्रैक्शन रे। यानी कि इंसिडेंट रे यानी एंगल जो हम लोग इंसिडेंट कर रहे थे उस लाइट को इधर से जाना चाहिए था, बट वह इस डायरेक्शन में ना जा करके थोड़ा सा अपने क्या होता है पथ में परिवर्तन, क्योंकि ये मीडियम और ये मीडियम अलग अलग था, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लेब लगाया था। ये तो कांच हो गया और ये हो गया आपका एयर। तो एयर से जब कांच में जा रहा है तो तब क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे अपने डायरेक्शन में क्या ला दे रहा है, चेंजिंग ला दे रहा है। यानी इसको जाना चाहिए था इस साइड से, लेकिन क्या कर रहा है वो थोड़ा सा अपने डायरेक्शन में चेंज करके जा रहा है इस तरह से। तो यही जो चेंजिंग आ रहा है वही हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो अब बात आती है कि सर क्या कितना परिवर्तन हुआ, तो हम लोग जानते हैं कितना परिवर्तन हुआ, क्योंकि पता है कि हम लोग ये जो एंगल लिए थे, जो आई लिए थे, इन इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये जो बोलते हैं इसको रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मल लेना है, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, यानी निर्गत किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ये तो पता है कि हम कितना लिए थे, ये तो आई तो आपको पता ही था कि आई क्या है, इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री लिए थे। अब ये मुझे पता नहीं है, मेजर करते हैं कि कितना था। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ये पहले से मैं 45 डिग्री लिए थे और 45 डिग्री ही है, लेकिन अब हम इस एंगल को मेजर करना है, यानी रिफ्रैक्शन एंगल को मेजर करना है। आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन एंगल, ये आपका क्या हुआ बेस, और यहाँ से 0, 10, 20 और ये 25। अब गौर से देखिए क्या है 25, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल जो है वो कितना है हमारा 25 पे, कितना है 25, यानी R इजकल टू रिफ्रैक्शन एंगल 25 डिग्री। अब बात आती है कि ये निर्गत कोण कितना बना रहा है, इमर्जेंट रे कितना बना रहा है। तो इमर्जेंट रे को देखते हैं, तो इमर्जेंट रे को देख रहे हैं, तो इमर्जेंट रे 40, 41, 42, 43, 44 के आसपास बना रहा है, 44 का आसपास ये बना रहा है, यानी ई। तो ये जो देख रहे हैं इमर्जेंट एंगल 44 के आसपास आ रहा था, कितने का 44 के आसपास, कि ये होना चाहिए था 45, लेकिन 45 नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या बात है कि जो आपतित किरण होता है और जो निर्गत किरण होता है, सॉरी, जो आपतित कोण होता है और जो निर्गत कोण होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी एंगल आई और एंगल ई बराबर होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जिसकी वजह से ये 45 डिग्री है, थोड़ा सा अंतर है, सॉरी 44 डिग्री है। तो हम देखते हैं अब किसी भी मीडियम का जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कांच हो गया, तो ये हो गया एयर, ये पहला मीडियम, और ये हो गया कांच यानी स्लेब, ये दूसरा मीडियम। तो पहले मीडियम के आधार पे दूसरे मीडियम का क्या निकालते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव, उसके आधार पे, उसके बेस के आधार पे हम लोग क्या निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। यानी साइन आई इजकल टू साइन आर के जो रेशियो होता है वही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो हम पता करते हैं कि इस जो स्लेब लिए हैं उसका अपवर्तनांक कितना है। उसके लिए क्या करेंगे कि ये एक पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे।
सर्किल को लगभग हम लोग ने लगभग 4 सेंटीमीटर, कितना, तो लगभग 4 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, हम लोगों ने एक सर्किल को क्या कर चुके हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। अब बात है सर्किल क्यों ड्रॉ किए हैं, तो आप कुछ ही देर में समझ पाइएगा कि सर्किल क्यों ड्रॉ किए थे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से अविलंब से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, अविलंब से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अविलंब के ऊपर। ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी खींचते हैं। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे भी नॉर्मल खींच लिया, यहाँ पे नॉर्मल खींच लिया। ये मान लीजिए जी है मान लीजिए GHIJK, ठीक है। हमने उसका नाम को इंडिकेट कर दिया पॉइंट को अल्फ़ाबेटिकल से। अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल GHI में GH जो है HI/GH। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि ये साइन इक्वल टू होता है sin I इक्वल टू HI/GH। अगर ये ट्रायंगल लें और इसमें साइन का मान निकालें, क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, HI/GH। उसी तरह से ट्रायंगल GJK लेते हैं, तो आता है साइन R इक्वल टू JK और परपेंडिकुलर कितना है, GK। ओके, अब इसी चीज़ को हम लिखे, हम जानते हैं कि मी इक्वल टू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन I/sin R स्नेल के नियम से। तो HI/GH बटा में JK बटा में GK। अब इसी चीज़ को लिखेंगे तो HI/GH ये ऊपर चला जाएगा, GK बटा में JK। अब GH JK कैसे कटेगा, क्योंकि ये भी क्या है, वृत्त का रेडियस है, और ये भी क्या है, वृत्त का रेडियस है। तो दोनों रेडियस क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस क्रॉस, तो क्या हो जाएगा HI बटा में JK। अब HI का मान कितना है, JK का मान कितना है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि HI को मेजर करते हैं कि HI कितना है। HI मेजर किए तो लगभग 2.8 आ रहा है, कितना, HI आ रहा है 2.8, और जब इसको मेजर करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.8 के आसपास आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.55 के आसपास आता है, ठीक है। तो ये जब मेरा क्या हुआ, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ किसका, ग्लास स्लैब का, किसके अपेक्षा, तो ये हुआ एयर के, यानी लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू GA यानी हवा के सापेक्ष में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.55। तो ये हमारा जो हुआ, ये प्रूफ हुआ कि स्नेल का नियम क्या होता है कि अनुपातिक होता है, ठीक है। साइन I/sin R का क्या होता है, रेशियो होता है। आपने यहाँ प्रैक्टिकल से पूरी तरह से समझ लिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज इतना ही।